हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो असल चीज़ ये होती है कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी आपको आती है, आपको चाहे HTML आती है, Node.js आती है, या जो मर्जी दुनिया की टेक्नोलॉजी आती है, उसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना ही डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग आ चुके हैं क्लास में, काइंडली प्रेजेंट या सलाम कर दें, अस्सलाम वालेकुम कह दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो मुझे अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट मुझे मिला है वो है अपडेटेड प्रोजेक्ट। इसके अंदर पहले वर्किंग जारी थी, सिदरा ताहिर कर रही थी इस पर वर्किंग। तो ये प्रोजेक्ट अब उन्होंने कंप्लीट करके मुझे सबमिट किया और सारी इसमें प्रॉब्लम फिक्स कर दी हैं। इसको मैं रिव्यू करने लगा हूँ। जैसे हर रिव्यू के 3 पार्ट्स हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। सिदरा ताहिर इन्होंने टाइटल रखा है, CV का ऑब्वियसली हेडिंग 1 होनी चाहिए। उसके बाद इमेज है, ठीक है, गुड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें हेडर में होंगी और ये आर्टिकल होगा। लेट्स सी, कोडिंग बाद में देखते हैं। भारत इसकी जो लुक है CV की वो बहुत अच्छी है, सेंट्रलाइज्ड है। आई लाइक इट वेरी मच। HTML के अंदर रहते हुए, लिमिटेड CS होते हुए, ये स्ट्रक्चर जो लेआउट बना हुआ है, इट्स वेरी फैंटास्टिक। ठीक है, पहले भी एक इस तरह की CV आई थी, वो भी सेंट्रली फोकस्ड थी और बड़ी अच्छी थी, इसका लेआउट था। ये भी बहुत अच्छी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो असल चीज़ ये होती है कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी आपको आती है, आपको चाहे HTML आती है, Node.js आती है, या जो मर्जी दुनिया की टेक्नोलॉजी आती है, उसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना ही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक समरी पैराग्राफ है और वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि हर हेडिंग के नीचे एक लाइन है। लेकिन इस लाइन में इस लाइन में फ़र्क क्यों है? नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, गुड। लिस्ट भी है, नाइस, ठीक हो गया, वेरी गुड। ये कैसे बनाया? ये इसका कोड देखना, मज़ा आएगा इस कोड को देखने का। ठीक हो गया। फ्लुएंट ई आएगा, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, उसमें ठीक है। हम इसका कोड देखते हैं। ये इसकी में हमें CSS है, ये HTML है, सिद्धार्थ है। ठीक है, टाइटल है HR साइज, ये गलत है सिद्रा। HR को हेड में नहीं डालते कभी भी। ठीक है, और HR का साइज आई डोंट नो आप कैसे मेंशन कर रही हैं, इसको हेड में नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी गलती है। HR कलर इस तरह नहीं दिया जाता इसका, तो यहाँ पे कलर इस तरह नहीं देते, यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं कलर। अगर देना भी था तो ये HR का टैग सही नहीं है। बहरहाल इसको दोबारा चेक करें, इसके जो कलर्स हैं वो जो आपने स्टाइलिंग दी है वो सही नहीं है। यहाँ पे विड्थ और हाइट देने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, वो हाईलाइट भी कर रहा है कि गलत है। ठीक हो गया जी। हेडिंग 2 में ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको उड़ाएं। और आर्टिकल का टैग आपने यूज़ नहीं किया, यानी सिमेंटिक टैग्स आपने इस समय इस्तेमाल नहीं किए। सिमेंटिक टैग्स को समझिए, उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। HTML5 का बड़ा क्रिटिकल एक पिलर है वो सिमेंटिक टैग्स, आपको आना चाहिए वो। ठीक है, ID हो गया, डिव ID को हेडिंग समरी। आपने हेडिंग को डिव में क्यों रखा हुआ है? इन दोनों को जोड़ने के लिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये सेक्शन है यहाँ पे, चलें यहाँ सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं, गुड, लेकिन आर्टिकल का भी टैग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोजेक्ट का जो हम क्लास में कोड पढ़ रहे थे वहाँ से कोड उठाया नहीं है, खुद लिखा है। मुझे लग रहा है कि आपने कोड वहाँ से लिया है, वहाँ से नहीं लेना, खुद लिखना है स्क्रैच से। ठीक है, अगर लिया तो ना लें, ऐसे करें ना करें, इसको खुद लिखें।
और अगर आपने खुद लिखा है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, और ये तरीक़ेकार, इसकी रीज़न कोई अच्छी रीज़न नहीं है कि आपने इन हेडिंग को और एचआर को एक साथ एक डिव में रख दिया, कोई पर्पस नहीं समझ आ रहा कि क्यों रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिद्रा ताहिर, ये हेडिंग ताहिर ठीक हो गया। वर्क एक्सपीरियंस, इधर भी एचआर सही नहीं है। स्ट्रक्चर आपका काफ़ी कंफ्यूजिंग है सिद्रा, इसको काइंडली इम्प्रूव कीजिए। इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको करें, फॉर्मेटिंग से बेहतर हो जाएगा, समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, मुझे इसको इंस्पेक्ट करके समझना पड़ेगा, इतना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ओवरऑल आपकी मैंने जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक लगाया आपने, ऐसे ही करते हैं इसको। स्पेस ना दीजिए, रखा करें स्पेसेस का, स्पेसेस कैन डिस्ट्रॉय योर कोड, ऐसे नहीं करना। ये देखें एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। बाकी इसको इम्प्रूव करें, इसका जो है ना विड्थ स्टाइल, ये यहाँ भी गलती है, सही नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसको सही करके दें, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी फॉर्मेटिंग सही करें, ठीक है। बाकी आर्टिकल का टैग इस्तेमाल करें और इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर करें। बाकी इसमें मिस्टेक्स ख़त्म करें, दोबारा सबमिट करें, देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। CSS आपकी देख लेते हैं, गुड, ठीक है। वैसे इन सब का एक शॉर्टकट भी है लिखने का, अगर आपने लिखा है, आपको आता है तो उसको सर्च कीजिए। अच्छा, क्लासेस के अंदर ये बार इस तरह नहीं मेरा ख्याल आती, ये डैश नहीं आती, आई एम नॉट श्योर, इस तरह लिखना जायज़ है। हाँ हाँ ठीक है, सही है, क्लास ठीक है, नो प्रॉब्लम। CSS परफेक्ट है आपकी, कोई इशू नहीं है। और इतना छोटा बॉर्डर रेडियस, मतलब तो ये तो नज़र भी नहीं आना, आई डोंट नो क्या किया इसको, कोई बात नहीं। बाकी सारी CSS आपकी ठीक है, वैलिड है, कोई इशू नहीं है। HTML में भारत बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसको ख़त्म कीजिए और फिर सबमिट कीजिए मुझे, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप वो प्रोजेक्ट जो हम क्लास में करते हैं उसको चेक कर सकती हैं, उसका कोड गूगल क्लासरूम पे मौजूद होता है, वो कैन ऑलवेज चेक दैट, ठीक है। और जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, वो देर से आए हैं, बाद में लेक्चर ज्वाइन किए हैं, कुछ क्लासें गुजर गई हैं, अब आप पीछे रह गए हैं, या आपको वैसी समझ नहीं आ रही, आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो आप पेड कोर्स में आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे डेडिकेटेड टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, आपका कोर्स आपकी पेस के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से वो पढ़ा देंगे। ये एक जनरलाइज्ड कोर्स है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 60-70 प्लस हैं, ठीक है। तो उन सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो मुझे नहीं आप लोग नज़र भी नहीं आ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैट पे होती है मोस्टली, ठीक है। उससे ये होता है कि आप थोड़े, आपके मेरे दरमियान गैप जो है वो बढ़ जाता है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये कि आप पेड कोर्स में हैं, ताकि जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाना है वो, उनको पता हो कि इस टाइम पे आप बैठेंगे, इस टाइम पे आपने आना है, आपको आपके नॉलेज के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ, CSS की तरफ। लेक्चर नंबर 9 है आज का, और इसमें हम CSS को समझेंगे, CSS क्या होती है, क्या कर सकती है, और अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 9 CSS हमारा ये सेशन है, इसके अंदर हम CSS को समझेंगे, और ये पूरी जो सीरीज़ अब आगे चलने लगी है, जो ब्लू कलर में सीरीज़ है, ठीक है। ये इसका, अगर आप हमारी YouTube चैनल पे जाते हैं और ढूंढते हैं कि CSS वाली सीरीज़ कौन सी है, तो लिखा तो होता है हर वीडियो के नीचे कि ये CSS की क्लास है, यहाँ HTML की है, और हमारी ये थंबनेल जो होता है इसके ऊपर भी लिखा होता है,
लेकिन अगर कलर से आइडेंटिफाई करना है तो वो ब्लू कलर की जो हमारी सीरीज़ हैं ये CSS की हैं। पिछली वाली हमारी ऑरेंजिश और रेडिश टाइप कलर था, कोई सही कलर का नाम नहीं आता, ठीक है, वो उस तरह का था HTML का। ये ब्लूइश है, ये हमारी CSS की है, इसके अंदर हम CSS को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप टाइम थोड़ा नोट कर लीजिए। लाइव क्लासेस का फ्राइडे टू सैटरडे मैंने किया हुआ है, पहले सिर्फ सैटरडे था। इसकी वजह ये है कि मैं रूटीन बिजी होती जा रही है, मुझे टाइम कम मिलता है क्लासेस का, ठीक है। तो फ्राइडे या संडे के दरमियान, फ्राइडे या सैटरडे के दरमियान कोई क्लास हो सकती है, या इवन जैसे आज संडे को हो रही है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी तक जिसको CSS आती है या उनको कोई नॉलेज है वो मुझे बताएं, ठीक है, और जिनको नहीं आती वो भी बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को CSS आती है, ठीक है। इन द मीन वाइल जिनको आती वो मुझे बताएं ज़रूर, और साथ ही साथ ये जो सेशन हमारा चल रहा है ना, ये जो लेक्चर है, इसको काइंडली अपने शेयर करें अपने नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटसेस पे, हर जगह शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। ऑफ कोर्स फ्री क्लास है, जिसका फ़ायदा होता रहे, ठीक है। और आगे अब मूव करते हैं। आप लोग जो आंसर्स दे रहे हैं उनको मैं कमेंट्स में ही एड्रेस करूँगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सारे फ़ौरन में जो जवाब दिया करें, काइंडली फ़ौरन वेट ना किया करें। लाइव चैट जिसको नहीं मिल रही, ज़्यादातर आप लोग फ़ोन पे मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं, वैसे तो कंप्यूटर पे बैठना चाहिए आपको ये सेशन लेते हुए। फ़ोन में दरमियान में लाइव चैट का बटन है, वहाँ पे उस पर क्लिक करें, आपकी लाइव चैट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आंसर्स दिया करें सब, ठीक है। और कंप्यूटर में राइट साइड पे कहीं आ रही होती है चैट, लाइव चैट, वहाँ पे आप आंसर्स दिया करें, फ़ौरन दिया करें जवाब, ठीक है। सब वेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि CSS कर क्या सकती है। कभी भी अगर हमने ये देखना हो कोई भी टेक्नोलॉजी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या हम उससे क्या अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले यही जानना ज़रूरी होता है कि उसका फ़ायदा क्या है। मेरे ख्याल में मैं रिपीट करके अपनी बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई कहता है कि यार ये फ़लाना कोड तुमने फ़लानी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा, तो ये डिसीजन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो फ़लानी लैंग्वेज कर क्या सकती है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसकी इंतहा कहाँ है, उसकी इब्तदा कहाँ है, ठीक है, उससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो बनी किस लिए थी, ये सब बातें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये डिसीजन ले पाओगे ना कि मैंने इसको किधर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSS क्या कर सकती है। अब एक एक करके पॉइंट सारे इसको एक्सप्लोर करेंगे, और ये सिर्फ वो है जो इसकी मेजर इस्तेमाल आता है। बहुत सारे और डिफरेंट भी हैं, ठीक है, मतलब इसकी फ़ीचर जो हैं काफ़ी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो स्टार्टिंग के हैं वो यही देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो CSS है ये HTML के साथ चलती है। अगर HTML मौजूद नहीं है तो CSS नहीं चलेगी। तो पहली बात इसकी डिपेंडेंसी है। बहुत सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है, जी CSS मुझे आती है तो मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ? खाली CSS से नहीं बना सकती, आपको HTML आनी ज़रूरी है, ठीक है। ये जो टैग्स लगे हुए हैं, IDs होती हैं, क्लासेस होती हैं, ये जब आती हैं एग्जिस्टेंस में HTML में, जब ये मौजूद होती हैं तभी आप CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिपेंडेंसी है, एक इसकी मजबूरी है CSS की, ठीक है। तो ये एक इसका फीचर है। आप लोग कहीं लिखते गए नोट पैड में या फिर मोबाइल के अंदर नोट्स की एक ऐप होती है उसमें लिखते जाया करें, ठीक है, या याद करते रहें, कॉपी साथ रख लें क्योंकि ये चीज़ें भूल जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, ये सबसे बड़ा मज़ेदार काम है, ये बड़ी देर बाद पता लगता है अक्सर बच्चों को, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बताया है, ठीक है। और मैं इसके मोटे मोटे फीचर्स बता रहा हूँ और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं कॉमन, ठीक है। ये मैं मज़ेदार फीचर्स बता रहा हूँ जो कम लोगों को पता होता है। कि पिछले आपने स्क्रीन में देखा कि इस तरह एक हमारे पास लेआउट बना हुआ है, टॉप पे डिव है, सेक्शन है, आर्टिकल है। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आपको उसमें आइडिया हो ही गया होगा कि HTML से जब आप डिव्स या एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वो ऊपर नीचे आते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम आ रहे होते हैं, उसमें लेफ़्ट राइट वाली अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, वो ऊपर से लेके नीचे तक सीधी नीचे आते हैं, ठीक है। लेकिन
जब हम CSS यूज़ करते हैं तो हम एक एलिमेंट को इस तरह हवा में उठा भी सकते हैं, लेविटेट करवा सकते हैं, इस तरह कि जो हमारा एक एलिमेंट है वो ज़मीन के साथ चिपका रहे, ठीक है, जो बॉडी है, और दूसरा ज़रा हवा में लेविटेट हो, उठ जाए, ठीक है। इसको Z एक्सिस बोलते हैं। एक होता है एक्सिस, एक Y एक्सिस होता है Z एक्सिस। 3D स्पेस में ये लेविटेट हो जाएगा। ये बड़ा मज़ेदार फीचर है जिससे, और बहुत सारे जो एडवांस लेवल की वेबसाइट्स हैं वो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रीपोजिशन भी किया जा सकता है, लेविटेट करके भी किया जा सकता है, और ज़मीन पे रख के, मतलब कि बॉडी पे रख के भी इसको आप इधर उधर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम इसको रीपोजिशन कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि पहले ये डॉटेड लाइन बता रही है कि पहले ये इधर पड़ा हुआ था, अब इसको हमने CSS के थ्रू ड्रैग करके इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद उसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको डॉटेड लाइन से पता लग रहा है कि ये कितना, इसका जो थी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, अब ये काफ़ी छोटा हो चुका हुआ है, तो रीसाइज आप एलिमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको रीशेप कर सकते हैं। आपने सर्कुलर शेप बनानी है, किसी को रेक्टेंगुलर दिखाना है, किसी को स्क्वायर दिखाना है, किसी भी शेप में दिखाना है, आप ये CSS से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि काफ़ी ज़्यादा CVs में आपने देखा था कि कलरिंग हुई थी, तो वो CSS से की जाती है। उसके बाद आप लेआउट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जितने थीम्स बनते हैं वर्डप्रेस के, जितने दुनिया में थीम्स बनते हैं, लेआउट्स बनते हैं, वो सब CSS की पावर से बनते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो लुक एंड फील है, वो तमाम की तमाम CSS डिसाइड करती है कि वो किस तरह की दिखनी चाहिए। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, ये HTML के साथ चलती है CSS, ये इसकी डिपेंडेंसी है। दूसरा, ये चीज़ों को मूव कराने के लिए या तो हवा में या लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी किसी भी एलिमेंट को हिलाने जुलाने के लिए CSS इस्तेमाल होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी डेप्थ दूं थोड़ी सी, कि आपने एक एलिमेंट बनाया था, वो उसकी जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है ये उसको नहीं छेड़ती, ये याद रखिएगा। CSS कभी भी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ती। अगर आपको स्ट्रक्चर और लेआउट का डिफरेंस नहीं पता, लेक्चर नंबर 2 से ऑनवर्ड्स मेरा देखना शुरू कीजिए। स्ट्रक्चर और लेआउट की बहुत ज़्यादा डिटेल उसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में, मुख्तलिफ शक्लों में। CSS स्ट्रक्चर नहीं छेड़ती। ये डॉटेड लाइन आपको इसलिए नज़र आ रही है, जो बीच में लाइन लगी हुई है ना ब्लैक कलर की, ये बताती है कि ये ओरिजिनली कहाँ पड़ी हुई है, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, और अभी ये लेआउट में किधर पड़ी हुई है, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका क्या है कि तरतीब क्या है एलिमेंट्स में। आपने पहले हेडिंग 1 लिखा था, फिर पैराग्राफ लिखा था, फिर HR लिखा था, ठीक है। या अगर आप इधर आ जाओ, पहले आपने डिव बनाया था, फिर आपने सेक्शन बनाया था, फिर आर्टिकल बनाया था। ये इसका स्ट्रक्चर है HTML का। ये इसकी स्ट्रक्चर में, कोडिंग में चेंज नहीं ले आ सकती CSS। ये इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो इसका व्यू है, जो आप स्क्रीन पे देखते हो, कोडिंग में नहीं, जो स्क्रीन पे देखते हो, ये उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो लेआउट है, उसको चेंज करती है। आपको दिखाएगी कुछ इस तरह, फॉर एग्जांपल कि स्ट्रक्चर में आपने डिव रखा था और फिर सेक्शन। CSS क्या करेगी कि ये उधर ही, एक्सेल में उधर ही होगा, कोडिंग में डिव पहले आएगा फिर सेक्शन आएगा, लेकिन CSS क्या कर सकती है कि आपको दिखाएगी कुछ इस तरह कि सेक्शन पहले आ रहा है और डिव बाद में आ रहा है, या आर्टिकल पहले आ रहा है और सेक्शन बाद में आ रहा है। ये सारे काम ये कर सकती है। इसे कहते हैं ना आंखों का धोखा, काइंड ऑफ मैजिक, इट डज मैजिक टू योर कोड, ठीक है। अब ये बात बड़ी ज़रूरी है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, उनके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब ने, जिन जिन ने प्रोजेक्ट्स मेरे साथ बनाए हैं, उन सब ने अगर खुद बनाए हैं, उनको ये पता होगी बात कि आप लोग जब हेडिंग 1 लिखते हो, ठीक है, अपना नाम हेडिंग में लिखते हो, फिर आप अपनी हेडिंग 2 में अपना डेजिग्नेशन बताते हो, इमेज डालते हो, जो भी करते हो सारा एक लाइन में आता है। जैसे अभी सिद्रा की CV थी, आपने देखी थी, वो एक लाइन में चलती आ रही थी, उसके अंदर कॉलम्स नहीं थे, ठीक है, वो एक ही
लाइन में टॉप से लेके बॉटम तक स्क्रॉल करते जाएं, आपके सामने वो चीज़ें आती जाएंगी। लेफ़्ट और राइट आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इवन कि इमेज जो था वो राइट साइड पे होना चाहिए था, वो भी नीचे आ रहा था। क्यों? क्योंकि HTML का वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था, अभी इस पर CSS प्रॉपर अप्लाई नहीं हुई थी, ठीक है। सिर्फ वो स्ट्रक्चर था HTML का जो कि रिप्रेजेंट हो रहा था। तो वो जो शक्ल आपने सिद्रा की CV की देखी अभी थोड़ी देर पहले, वो है प्योर HTML की रिप्रेजेंटेशन। अभी उसने CSS ने उसके लेआउट को नहीं छेड़ा, ठीक है, क्योंकि CSS उस तरह इस्तेमाल ही नहीं की गई। लेकिन CSS ये कर सकती है कि अगर आपने हेडिंग 1 पहले लिखी है और बाद में इमेज लिखा है तो CSS ऐसे दिखा सकती है, आपको यूज़र को दिखा सकती है, या उसके कोड का इस्तेमाल करके आप ये लेआउट इस तरह का बना सकते हो कि हेडिंग बाद में नज़र आए, हालांकि कोड के अंदर पहले है, हेडिंग बाद में नज़र आए और इमेज या जो भी आने वाली चीज़ है वो पहले नज़र आए, नज़र आने की हद तक। अब ये मार्केटिंग वालों के लिए क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब गूगल ने उसको पढ़ना है, वेबसाइट को क्रॉल करना है वेबसाइट को, तो उसने स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में अगर हेडिंग 1 पहले है तो गूगल के लिए हेडिंग 1 पहले ही है, चाहे आपने डिज़ाइन के अंदर उसको एंड पे रखा हो, ठीक है। गूगल ने स्ट्रक्चर को पढ़ना है, कोडिंग को पढ़ना है कि वो चीज़ बनी कैसे हुई है, ठीक है। डिज़ाइन जो है वो यूज़र्स के लिए कि वो हेडिंग 1 लेफ्ट पे है राइट पे। इस चीज़ का डिफरेंस करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और इसकी एक इलस्ट्रेशन वो ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, और लेआउट के थ्रू CSS के थ्रू आपने इसका स्ट्रक्चर तो नहीं छेड़ा कि ये एग्जिस्ट तो उधर ही करती है, इसका कनेक्शन उधर ही है जहाँ ये है स्ट्रक्चर के अंदर, कोड के अंदर। लेकिन जो व्यू है इसका वो आपको दिखा रहा है कि ये हवा में उठा हुआ है, ठीक है। अब कोडिंग में तो हवा में नहीं उठा सकते कि लैपटॉप को ऊपर कर दिया हवा में, लो जी मेरा कोड ऊपर हो गया, नहीं कर सकते ना। कोड तो उधर ही रहता है, HTML का, जावास्क्रिप्ट का, सारे कोड्स उधर ही होते हैं। लेकिन CSS में पावर है कि वो आपको डिस्प्ले इस तरह करा कि कोई चीज़ हवा में उठी हुई है, या वो लेफ़्ट राइट हो रही है, कभी वो ओवरलैप कर रही है किसी और एलिमेंट के साथ। जैसे देखिए आप कि ये वाला जो एलिमेंट है ऊपर वाला, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी कोई चीज़ ओवरलैप इस तरह से नहीं करती, ठीक है, कि वो एक चीज़ दूसरे के ऊपर आई हुई है, ठीक है। आपको वो या तो उसके अंदर होगी कोडिंग के अंदर, ठीक है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा अच्छा यार मैंने डिव के अंदर एक हेडिंग रखी है और इसी डिव के अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी हुई है, ये तो नज़र आ जाएगा। लेकिन वो ओवरलैप नहीं कर सकता, ठीक है। कोड तो अल्फ़ाबेट्स में होता है, ओवरलैप कैसे करेगा? लेकिन लेआउट जो है वो ओवरलैप कर सकता है, जैसे कि नज़र आया हुआ, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ग्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वो उसकी शेप चेंज कर सकता है। अब कोड तो कोड है, कोड की शेप तो चेंज नहीं होगी, जो स्ट्रक्चर है वो तो बना हुआ है। लेकिन हमारे पास सर्कल का भी कोई जो है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इस तरह का कोई HTML का एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हम ये नहीं बता सकते HTML के अंदर कि ये सर्कल है कि नहीं है, ये सिर्फ CSS बताएगा कि ये सर्कल है या नहीं है, या इसका साइज क्या है, ठीक है। ये काम CSS कर रही होगी। तो लेआउट और जो इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो इसकी लुक एंड फील है, ये CSS के कंट्रोल में होती है, और जो स्ट्रक्चर है वो HTML के एंड पे होता है, ठीक है। कलर्स सिमिलरली जब आप कोड लिखते हो उसके अंदर आपको ये पता नहीं लग रहा था ये कलर क्या है इसका, ठीक है। आप बेशक किसी हद तक डिफाइन कर सकते हो कि स्टाइल के अंदर जाके इनलाइन CSS लगा सकते हो, जो कि गूगल अप्रिशिएट नहीं करता सिंपल वेबसाइट के अंदर कि आप इनलाइन स्टाइलिंग करें, ठीक है। तो आप क्या करते हो, CSS के अंदर जाके सेपरेटली उस सब चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि CSS सिर्फ और सिर्फ लेआउट और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है कि ये चीज़ दिखनी कैसे चाहिए, ओके। ये स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, ये बात कहीं लिख लो। जब हम CSS के अंदर डाइव इन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब आपको ये बात ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि हाँ, लेआउट एक सेपरेट चीज़ है जो CSS से ताल्लुक़ रखती है, जो CSS चेंज कर सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन CSS चेंज कर सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती। ये बात आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ख़ास तौर पे आपको ये 100% जो अंडरस्टैंडिंग है तब आएगी जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी शायद आपको लग रहा हो कि मुझे बात समझ आ गई है, वो भी 90% है। इसकी रियल जो एप्लीकेशन है इस बात की कि CSS की लिमिटेशंस क्या हैं, वो किस चीज़ को
मॉडिफाई चेंज कर सकती है और किस चीज़ को नहीं, ये जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी ये तब आपको पता लगेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए, जल्दी जल्दी लिखें। और अगर जिसको समझ नहीं आ रही, डू नॉट वरी, जो लोग मेरे से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको मालूम है ये बात कि मैं चीज़ों को सबसे पहले समरी से स्टार्ट करता हूँ, चीज़ों को डेंस करके पढ़ाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको अनरैप करता हूँ, मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। एक क्विक आप क्वेश्चंस पूछो तो मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे दूं जो बाकी बैठे सुन रहे हैं। CSS HTML के साथ चलती है, ये चीज़ों को मूव अराउंड करा सकती है, लेविटेट करवा सकती है, रिपोजिशन कर सकती है, मूव अराउंड जिसका मैं कह रहा हूँ ना, इधर उधर मूव अराउंड करा सकती है, उसमें ये और ये दोनों इंक्लूडेड है। फिर उसका साइज चेंज कर सकती है चीज़ों का CSS जो है, ठीक है, और उसको रीशेप कर सकती है, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर डाल सकती है। ठीक है, फिर कलर्स दे सकती है मुख्तलिफ चीज़ों को। ठीक है, इन सब बातों का मतलब ये है कि वो लेआउट और प्रेजेंटेशन को चेंज कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप CSS लिखें तो हेडिंग 1 जो आपके कोड के अंदर हेडिंग 1 जाके उठ के एंड पे चली जाए फुटर के अंदर, कभी नहीं ऐसे होगा। ठीक है, CSS कभी ऐसे नहीं कर सकती कि आपने जो टाइटल दिया हुआ है वो चेंज हो जाए हेडर के अंदर। ठीक है, या हेडर की जगह कोई और चीज़ आना शुरू हो जाए, इमेज आना शुरू हो जाए, CSS ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, स्ट्रक्चर को वो 1 इंच भी नहीं हिला सकती, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये उसी को चेंज करेगी। ठीक है, इसके अंदर फिर मज़ीद चीज़ें होती हैं जो एनिमेशंस हैं, जैसे कि ये काम आपने होते हुए देखा है, चीज़ों को आप एनिमेट कर सकते हैं, आपको चीज़ें फ्लोट और मूव होती नज़र आएंगी एक्चुअल में। ठीक है, कि ये चीज़ यहाँ से वहाँ चली गई, फिर ये वापस आ गई, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, ये काम भी CSS कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं रिवील करूँगा, अभी सिर्फ मैं आपको डेमो दे रहा था कि CSS करती क्या है, उसका काम और ढंग क्या है, चाल चलन क्या है। ठीक है, इसको हम कोड जब करेंगे आपको लाइव एग्जांपल्स नज़र आएंगी हर चीज़ की ये होते हुए। ठीक हो क्या? तो अब हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर कोई हैं, मज़ीद किसी का रह गया तो पूछ लें मुझसे, मैं कमेंट्स में आंसर करूँगा। अब हम देखते हैं कि CSS को किस तरह लिखते हैं। ठीक है, सिंटैक्स जिसको बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था इसका HTML से आगाज़ होता है, इसकी जो पहली सीढ़ी है CSS को लिखने की वो है HTML को मॉडिफाई करने के लिए ये लिखी जाती है। ठीक हो गया? तो HTML में फॉर एग्जांपल हमारा, अगर जिसने प्रोजेक्ट देखा हुआ है, पिछले सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी हुई हैं, वहाँ पे आपने ये क्लास ज़रूर देखी होगी कि किसी डिव को, किसी सेक्शन को ये क्लास लगी हुई है, क्लास कार्ड। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है इसको अगर हमने ग्रीन करना है CSS के थ्रू, ठीक है, तो वो उसका तरीक़ाकार ये है कि HTML में हम एलिमेंट को क्लास देंगे कार्ड, और CSS में जब हम आएंगे तो उस तरह इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं इस तरीके को एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये बात नोट कर लीजिए कि अब तक जितनी आपने चीज़ें देखी हैं होते हुए इस लेक्चर में, इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ऊपर, वो सब चीज़ें आगे मैंने कोड के अंदर CSS के अंदर एक्सप्लेन करनी है डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए। ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, तो पहला लेक्चर है, ओवरव्यू है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप CSS के अंदर जो आइडेंटिफायर है, ये लफ्ज़, ये जो पूरा है ये आइडेंटिफायर, इसको आप पिक करते हैं। किस तरह कि ये जो पीछे अगर क्लास लिखा हुआ है, इधर अगर क्लास लिखा हुआ है तो आप CSS के अंदर डॉट डाल देंगे। HTML में क्या लिखा हुआ है? क्लास, तो आप यहाँ पे CSS में डॉट डालेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ID तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैश। ठीक है, यहाँ हैश डालेंगे।
अगर आपको याद रहता है नहीं रहता कोई मसला नहीं, सिर्फ सुन लें। लेकिन ये वीडियो आपने वापस दोबारा देखनी है, लेक्चर दोबारा देखना है, 3 टाइम्स ये लेक्चर आपने देखना है मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले पहले, ठीक है। और जो मैं भी आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा आपने वो सब चीज़ों को याद रखना है और ख़ुद भी प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर CSS समझ आ जाएगी वर्किंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करेंगे, जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट रिज्यूमे वाला है उसको इम्प्रूव करेंगे। एनीवेज, क्लास जो है, क्लास अगर यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है तो आपने डॉट लगाना है CSS में। अगर HTML में ID लिखा हुआ है तो आपने CSS में हैश लगाना है। उसके बाद जो आइडेंटिफायर है, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं CARD, उस नोटेशन के बाद ये जो डॉट लगाया हुआ है उसके बाद आपने ये लफ्ज़ लिखना है। जैसे ये है CARD, इधर भी लिखा हुआ है CARD, ठीक है। अब ये जब लिख दोगे ना तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, इस पूरे एलिमेंट की। किसकी बात कर रहे हो? इस पूरे एलिमेंट की। जब आप ये लिखोगे ना डॉट CARD, तो इसने क्या करना है, इसने देखना अच्छा डॉट है, इट मीन्स मैंने किसी क्लास को ढूंढना है HTML के अंदर। अच्छा, किस क्लास को ढूंढना है? CARD, एग्जैक्टली ये स्मॉल लेटर्स ही ढूंढेगा। अगर यहाँ पे कैपिटल C लिख दोगे तो ये कैपिटल C ढूंढना शुरू हो जाएगा। तो डॉट, अगर आप CSS में डॉट लिखते हो तो ब्राउज़र क्या करेगा, वो ढूंढेगा अच्छा क्लास ढूंढो भाई, क्लास किधर है, कौन सी वाली, CARD, कार्ड वाली क्लास किधर है, वो उसको ढूंढ लेगा और उसको अपने अंदर सेव कर लेगा कि मैंने इसके साथ कुछ करना है अब, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है इसके साथ, फिर ये आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है। ये P के साथ है आपके कीबोर्ड के अंदर, जो अल्फ़ाबेट P है ना उसके राइट साइड पे ये शिफ्ट दबा के आती है, ठीक है। तो ये ब्रेसेस ओपन करोगे, उसके अंदर फिर आप प्रॉपर्टी दोगे। ये जो पूरी ये जो फारसी लिखी हुई है कलर डॉट ग्रीन, ये है प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू। इसको पूरे को कहते हैं रूल, RULE, रूल, ठीक है। ये जब प्रॉपर्टी लिखते हो तो ये फिर बताता है ब्राउज़र को कि तुमने जो ये एलिमेंट ढूंढ के लाए हो ना, अब इसके साथ करना क्या है। इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है उसको ग्रीन कर दो, सिंपल। और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होती है। इसके अंदर जब हम कोडिंग करेंगे मज़ीद इसकी सिंटैक्स को एक्सप्लोर करेंगे और किस किस तरीके से हम एलिमेंट को HTML के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, यानी कि उसको बता सकते हैं ब्राउज़र को कि हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं कि आप HTML के एलिमेंट को किस तरह एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये बहुत सादी तरीके से मैंने बताया आपको। तो क्लास सबसे पहले ये देखेगा ब्राउज़र, आपने ये देखना है कि अगर मैंने इस एलिमेंट को उठाना है तो मैंने ये देखना है कि इसको क्लास दी हुई है कि ID। अच्छा, क्लास दी हुई है तो क्लास को मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, क्लास कौन सी है, कार्ड लिख देना है। अच्छा, इसके साथ करना क्या है, ब्रैकेट्स डाल के मैं इसमें बताऊँगा, एक रूल लिखूँगा कि कलर प्रॉपर्टी और ग्रीन वैल्यू, मीन्स कि इस कार्ड में जो टेक्स्ट का कलर है उसको ग्रीन कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये हैं तमाम वो कॉमन प्रॉपर्टीज CSS की जो आपको आनी चाहिए। इनके ये हैं मेजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इनके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट और हैं, ठीक है। जब आप इनको एक्सप्लोर करोगे ना मोज़िला पे, मोज़िला जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है CSS की, उसको जब आप एक्सप्लोर करने बैठोगे, इन अल्फाज को लिखोगे सर्च में गूगल पे, CSS कलर मोज़िला, CSS फॉन्ट मोज़िला, CSS फ्लोट मोज़िला, लिस्ट मोज़िला, ये सब लिखोगे तो आपको वो पूरे चैप्टर खोल देगा इस पे, बैकग्राउंड पे, पोजीशन पे, डिस्प्ले पे, पूरे चैप्टर्स उसने लिखे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें आपको कोडिंग के अंदर जहाँ आएंगी सारी वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सारी इमेजेस आपको मैं गूगल क्लासरूम पे दे दूँगा, स्लाइड्स जो हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, याद कर सकते हो, प्रिंट करके अपने पास हार्ड कॉपी में रख सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा जो लास्ट HTML का जो रिज्यूमे वाला प्रोजेक्ट है, हम उसके अंदर अब हम देखेंगे CSS को कि वो किस तरह अप्लाई की जा सकती है, ठीक है।
तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट है, लास्ट जो हमने HTML के अंदर इसको छोड़ा था, ठीक है। इसको हमने इस तरह का बनाना है CSS के थ्रू, ठीक है। और हमने इसमें कहा था कि हमने इसको इस तरह CSS में बनाना है कि जब हम स्क्रॉल करें तो ये चीज़ यहाँ पे स्टिक हो जाए, ऊपर ना गायब हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मकसद है। इसके अंदर आप देख सकते हो कलर्स हैं, सेक्शंस जो हैं कॉलम्स के अंदर बने हुए हैं। ये 2 कॉलम लेआउट है, एक कॉलम ये रेड वाला है और एक कॉलम ये वाइट वाला है, ठीक है। इसको हम देखेंगे ये कैसे बनता है। उस कॉलम के अंदर मज़ीद कॉलम्स हैं छोटे छोटे जगह जगह, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करना है हमने। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये इसकी HTML है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो सबसे पहले एक काम करना है वो है थीम। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस में थीम्स बनते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक थीम बनाएंगे। तो मैंने इसमें थीम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बूटस्ट्रैप की तरह वो वर्किंग करता है, ठीक है। आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो दिखाऊंगा कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर एक ई-कॉमर्स का मेरे पास थीम मैंने बनाया हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक मैंने इस प्रोजेक्ट का बनाया हुआ है रेज्यूमे का, ठीक है। तो आपने सिर्फ HTML के अंदर क्लासेस फेंकनी है और आपका डिज़ाइन बनता जाएगा, जो बूटस्ट्रैप बेसिकली ऑफ़र करता है। बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि तुम सिर्फ क्लासेस लगाओ, CSS की फिक्र छोड़ दो, HTML में क्लासेस फेंको, तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार है, ठीक है। तो इस लेवल का इस प्रोजेक्ट में हम थीम तो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जैसे साइड बार है, कार्ड है, इस तरह की जो चीज़ें हैं हम इसका थीम बनाएंगे। कलर्स हैं, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जो बार बार रीयूज़ होती हैं या यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को हम थीम में डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग शुरू करेंगे, स्पेसिफिक स्टाइलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत की भी हुई है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अब मैं CSS को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ। जिन लोगों को नई आइडिया पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, अब उनके लिए ये टाइम है कि वो देख सकते हैं CSS को कि हमने उसको कैसे अप्लाई किया है, ठीक है। तो जैसे हमने सिंटेक्स देखा था, डॉट लगाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर अंदर रूल्स लिखना शुरू कर देते हैं। रूल से मुराद प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू, ये काम हम करने लगे हैं, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से अब हम पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट में किस चीज़ को हमने हैंडल करना है। हसन मलिक, ठीक है। इस को वाइट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर वाइट कर दिया अभी तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ से नज़र नहीं आएगा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी वाइट है। फिलहाल हम इसका साइज़ बड़ा करते हैं और इसको फॉन्ट देते हैं ताकि इस कुछ इस तरह का दिखने लग जाए। तो ये कैसे करना है, हमारे पास HTML में कहाँ है, जैसे मैंने कहा था CSS HTML से शुरू होती है। तो अगर आपने किसी चीज़ को छेड़ना है तो HTML देखो कि क्या है, ठीक है। तो HTML में जाओ और यहाँ पे देखो कि हसन मलिक H1 ये है। आप लोग अपनी अपनी रिज्यूमेस में जा सकते हैं फ्री टाइम में। फ़िलहाल आपने इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को गौर से देखना है। H1 सेक्शन कौन से सेक्शन में पड़ा है ये भी देखना ज़रूरी है कि H1 किस सेक्शन का हिस्सा है, ठीक है। और वो सेक्शन मज़ीद किस सेक्शन का हिस्सा है, ठीक है। और वो सेक्शन मज़ीद किस एलिमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन सा है और वो एलिमेंट किस हायरार्की में पड़ा हुआ है, किस ऑर्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जितना नॉलेज आपको HTML का है वो सारा का सारा अब हेल्प करेगा CSS के अंदर, ठीक है। हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद तो फिर मैं कहूँगा लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स देखना शुरू करें, आपको इसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि HTML में हेडिंग 1 को इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपको इसके ऊपर वाले पेरेंट एलिमेंट्स का भी पता होना चाहिए, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल
जस्ट स्टार्ट करते हैं छोटी सी चीज़ से, वो है H1। अभी हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स कर देंगे। कॉम्प्लेक्स करना मकसद नहीं होता, बेसिकली बेहतर तरीके से चीज़ को करना होता है। मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने आपको डराना है कि देखो कितना मुश्किल कोड है। मैंने इसलिए करना है ये कि आपको डिफरेंट तरीक़ों से HTML को हैंडल करना है CSS के अंदर, ठीक है। चलें, H1 की बात हो रही थी, H1 का साइज़ बड़ा करते हैं। H1 लिखेंगे सिंपल। अब चूंकि यहाँ इसमें कोई क्लास नहीं लगी हुई, ठीक है, H1 के साथ कोई क्लास नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि स्पैन है, इसको क्लास बार दी हुई है, H1 को कोई क्लास नहीं दी हुई है, बेचारा खाली H1 है। तो जब खाली एलिमेंट हो तो उसको खाली कॉल कर दो, ठीक है। वैसे तो किसी भी एलिमेंट को कॉल किया जा सकता है विदाउट इट्स क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं H1 कहता हूँ। अच्छा, जिन लोगों को आईडी और क्लास का डिफरेंस नहीं मालूम, अगेन उनको मैं कहूँगा लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 ये देखना शुरू करें। आपको इनके अंदर मालूम होगा कि HTML में आईडी और क्लास का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्लास और आईडी ना लगा हो तो क्या होता है, लगा हो तो क्या होता है, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। कि जिनको पता है फिर वो बोर होंगे, उनका टाइम ज़ाया होगा और मेरा भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो हम क्लास चूँकि नहीं है तो चलो हम क्लास से कॉल नहीं करते, इसको हम खाली कॉल कर लेते हैं। इसको कहते हैं हेडिंग 1। तो जैसे हमने इसको H1 इसका टैग का नाम था, हमने डायरेक्ट उसको H1 लिखा। इसमें हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इस तरह लिखना मना है, जैसे डरना मना होता है उस तरह ये हरकत करना मना है। ये वाली ब्रैकेट्स आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये देखते हुए कि भाई H1 के ऊपर HTML के अंदर H1 पे ब्रैकेट्स लगी हुई है, ये नुकीली जिसको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, चलो CSS में भी डाल दो। ये हरकत नहीं करनी, CSS में एंगल ब्रैकेट्स नहीं आती। दोबारा सुन लो, CSS के अंदर एंगल ब्रैकेट्स नहीं आती। सिंपल आप एलिमेंट का नाम लिखोगे, स्पेस दोगे और शिफ्ट दबा के P के साथ राइट साइड पे जो ब्रैकेट है उसको दबाओगे और फिर एंटर। और इसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अंदाज़न लिख रहा हूँ, मुझे नहीं अभी आइडिया कि ये एग्जैक्टली कितने पिक्सल का है, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं छोटा करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ 2 पिक्सल। वो देखो कितना पिद्दी सा हो गया। तो मैं कहता हूँ 12 पिक्सल्स, वो और बड़ा हो गया। 15 और बड़ा हो गया। 28 काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो फॉन्ट साइज, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉन्ट साइज की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, अभी आपने इसका काम देख लिया। फॉन्ट साइज सिंपल, इसका मतलब है कि साइज इंक्रीज करेगा फॉन्ट का, टेक्स्ट का। किसका, कौन सा टेक्स्ट, जो H1 का है, ठीक है। कितना करेगा, 28 पिक्सल्स करेगा, ठीक हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, फॉन्ट की फैमिली चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली मीन्स कि फॉन्ट किस टाइप का है, ये किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। अभी आप देखो कि इसमें नुकीली सेरिफ्स हैं, सेरिफ मतलब नोके, सिंपल, ठीक है। तो जबकि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें नोके नहीं है फॉन्ट की, तो ये होती है फैमिली, ठीक है। तो ये मैंने जो फैमिली यूज़ की है इसका नाम है मॉन्स्टेरैट। सेव, वो देखे चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 इसको रूल्स दिए हैं, ठीक है। इसको मैंने 2 रूल्स दिए हैं CSS के। किसको दिए हैं, हेडिंग 1 को दिए हैं। किस तरह दिए हैं, H1 लिख कर दिए हैं। H1 क्यों दिया है, क्योंकि H1 के एलिमेंट का जो टैग था उसके अंदर H1 लिखा हुआ था, इसलिए किया है। इसके पास कोई क्लास नहीं, कोई CSS नहीं, ठीक है। तो मैंने H1 लिख के ब्रैकेट्स डाल के उसको 2 रूल्स दिए हैं, दोनों फॉन्ट से रिलेटेड हैं। एक फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा है और एक फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर रहा है। फॉन्ट फैमिली अगर मैं एरियल लिख देता हूँ तो ये एरियल में कन्वर्ट हो गया। मॉन्स्टेरैट लिखता हूँ तो ये
मॉन्स्टेरेट बन जाएगा, ठीक है। लाटो एक फैमिली है, वो इस तरह की बन गई है, ठीक है। कैलिब्री होता है, ये नॉर्मल है जो अक्सर फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो मैं ये वाला करूँगा क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अंदर ये वाला इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैंने फॉन्ट्स को छेड़ा। अब आप कहेंगे सर इसमें जी इसके अंदर क्लास और आईडी नहीं थी इसलिए आपने h1 लिखा, और आप कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके नाम से बुलाया जा सकता है चाहे उसमें आईडी है या नहीं है, CSS है या नहीं है। चले ऐसा करें फिर सेक्शन को छेड़ें। सेक्शन में तो आईडी लगे हुए हैं, डिफरेंट क्लास भी लगे हैं, तो क्या हम सेक्शन को छेड़ सकते हैं? दिस माइट बी समवंस क्वेश्चन। चलें एड्रेस करते हैं। मैं कहता हूँ जितने सेक्शन हैं उन सब सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दे दो। तो देखो कितना इजी है वैसे, इस जस्ट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। सेक्शन लिखा और आगे प्रॉपर्टी दे दी बैकग्राउंड कलर। प्रॉपर्टी का नाम भी बड़ा इजी सा है, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है, बंदा पढ़ के परेशान हो जाए यार ये हो क्या रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है। कौन सा सेट करना है जी? कोई फेवरेट कलर मेरा हो, पर्पल कर देते हैं। लो जी, अब जिधर जिधर सेक्शन है वो सारा पर्पल हो गया। अब आप गौर करो, आप कहोगे देखो सर जी तो सारे पर्पल हो गए। ये देखें ये वाइट स्पेस है, वो पर्पल नहीं हुई, ये वाइट स्पेस पर्पल नहीं हुई क्योंकि ये सेक्शन नहीं था, सेक्शन ये था सारा कुछ, ठीक है। वो पर्पल हो गया सारे का सारा। तो आपने देखा कि जब मैंने सेक्शन छेड़ा तो सारे के सारे सेक्शन पर्पल हो गए, चाहे उनको आईडी जो मर्जी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अब ये जो मैंने बात की थी, ये मैंने पिछले HTML के लेक्चर्स में बात की थी कि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो CSS में जाके होगा इसका। वो लेक्चर ज़रूर सुने मेरा 2 से ऑनवर्ड्स, लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स सारे सुने, वो बड़े क्रिटिकल हैं, CSS की जान है सब उन लेक्चर्स के अंदर। बेशक वो HTML के हैं, लेकिन ये जो सीरीज़ अब चल रही है CSS की, इसको समझने के लिए वो लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने बात कही थी कि अगर आप किसी आईडी किसी एलिमेंट को, एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्शन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, रफली 4 दफ़ा हुआ है एक सेक्शन जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसको क्लास दिए बगैर उसको कह दोगे कि भाई इसका कलर चेंज कर दो, वो पूरी की पूरी 4 की 4 सेक्शंस को पर्पल कलर कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सारे सेक्शंस को नहीं, सिर्फ साइड बार को पर्पल कर दो, फिर क्या होगा? ये साइड बार है, आईडी है। अब ये आईडी देने का तरीका क्या है? मैंने कहा था कि क्लास देनी है तो डॉट से दो, आईडी देनी है तो हैश से। हैश दिया, साइड बार लिखा और अगेन ब्रैकेट्स। अब मैं ऐसे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा ये सेमीकोलन डाला ना भूलिएगा, ये अक्सर गलती हो जाती है, सेमीकोलन हर लाइन के बाद आएगा, रेड। अब ये देखें जी, ये पूरा सेक्शन जो था साइड बार का वो रेड हो गया हुआ है, ठीक है। ये अब इस तरह का क्यों शो हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा क्यों शो हो रहा है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इमेजेस देखी थी ना, उन्हीं इमेजेस की तरफ मैं वापस जाऊँगा। ले जी, ये मैंने एक जो हमारा लेआउट है साइड बार का, उसकी मैंने पावर पॉइंट में एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है। हमने पावर पॉइंट को क्या कहा है कि हमारी साइड बार को रेड कर दो, ये कहा है ना कि साइड बार को रेड कर दो, जो साइड बार का सेक्शन है। अब हमारा साइड बार वाला सेक्शन कौन सा है? ये सारी साइड बार ही है, ठीक है। ये जो रेड हुई हुई है ये सारी साइड बार है, ठीक है। यही हमने अपने कोड में कहा है कि साइड बार को रेड कर दो। तो हमारे कोड ने क्या किया है, ये तो बना बनाया प्रोजेक्ट है ना, इस पर तो कोई असर नहीं होगा हम जो कहेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं, तो इसने क्या किया है, इसने रेड कर दिया, लेकिन कुछ जगह नज़र आ रहा है कि ये रेड है और कुछ जगह नहीं नज़र आ रहा। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बना के दी है यहाँ पे कि ये वो रेड हुआ है साइड बार, ये इस तरीके से पड़ी हुई है, ऐसे कर लो, ठीक है। साइड बार के अंदर सब कुछ है ना। हमारा कोड देखो ज़रा, ये मैं कोड दिखाता हूँ HTML। ये देखो ये साइड बार है, ठीक है। साइड बार के अंदर हेडर है, ठीक है। साइड बार के अंदर फुटर है, ठीक है। तो ये यही हो रहा है। चलो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। ये हेडर हो गया और ये फुटर हो गया,
ठीक है। तो साइड बार के अंदर क्या है, हेडर है और एक फुटर है, ठीक है। और साइड बार खुद क्या है, एक सेक्शन है। साइड बार खुद क्या है, एक सेक्शन है, ठीक है। और हमने साइड बार को क्या कहा है कि ये रेड है, तो लो जी ये रेड हो गया साइड बार का सेक्शन। अच्छा जी, अब साइड बार के अंदर क्या मौजूद था, साइड बार के अंदर एक हेडर था, एक फुटर था। ये एक हेडर आ गया, ये फुटर आ गया, ठीक हो गया। अब फुटर को हमने कोई कलर दिया हुआ है, CSS में आओ, फुटर लिखा हुआ है कहीं, नहीं लिखा हुआ। फुटर की कोई क्लास है, बिल्कुल नहीं है। तो फुटर का कलर क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो इसका कलर क्या हो गया, फुटर का वही कलर हो गया जो नीचे वाले का है, जो उसका पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट रेड कलर का था, फुटर का कोई कलर नहीं था, तो फुटर भी रेड कलर का शो होने लग गया। इसका कलर नहीं हुआ, बेसिकली वो शो होने लगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, जस्ट लाइक अ ग्लास, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हेडर का क्या सीन है। हेडर का भी कोई क्लास नहीं है, ना ही हमने CSS में हेडर की कोई क्लास दी हुई है, यहाँ पे कोई टच की है CSS के थ्रू, ठीक है। तो हमने हेडर लिखा भी नहीं हुआ CSS के अंदर, जैसे यहाँ सेक्शन लिखा हुआ है, हेडिंग 1 लिखी हुई है, हमने CSS के थ्रू हेडर को नहीं छेड़ा। तो हेडर क्यों हमारा किस कलर का आ रहा है, यहाँ पे वो देख लेते हैं। ये हमारा हेडर है, ये पर्पल शो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो फुटर है वो उसी कलर का शो हो रहा है जिस कलर का साइड बार है, जस्ट लाइक दिस। फुटर उसी कलर का शो हो रहा है जो साइड बार है, लेकिन ये भाई पर्पल शो हो रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ ब्लू शो किया है। पर्पल यार मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये पर्पल, चलो ऐसे कर लो। अच्छा, ये पर्पल क्यों है, ये क्वेश्चन है मेरा, पर्पल क्यों है, ठीक है। CSS में आओ, हमने पर्पल किसको दिया है, तमाम के तमाम सेक्शंस को, ओके। तो सेक्शन हमारा ये वाला पर्पल शो हो गया, ठीक है। आई होप के समझ आई होगी। मैं आपको जल्दी से क्विक एक रिकैप दे देता हूँ, यहाँ पे मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप। साइड बार रेड होनी चाहिए, साइड बार ये वो रेड है, ठीक है। ये देखें, ये फुटर तक ख़त्म हो जाती है। फुटर ये देखें, ये आखिरी ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइड बार ख़त्म हो रही है, वो रेड कलर की है, मान लिया। लेकिन ये दोनों सेक्शंस क्यों पर्पल हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये हमारे दो सेक्शंस पर्पल क्यों हैं। हमने इस सेक्शन को कहा था ये सेक्शन स्केल्स का, ये स्केल्स का, और एक फुटर, इसमें कोई सेक्शन नहीं। तो फुटर हमारा, फुटर के अंदर कोई सेक्शन मौजूद नहीं है, तो सेक्शन पर्पल था, तो इस वजह से फुटर का कलर पर्पल नहीं हुआ, क्योंकि फुटर एक सेक्शन नहीं है। तो फुटर ने किसका कलर पकड़ लिया, फुटर यहाँ पे क्यों रेड हो गया, फुटर ने साइड बार का कलर क्यों पकड़ लिया। इसका आंसर ये है कि फुटर ने साइड बार का कलर नहीं पकड़ा, फुटर ट्रांसपेरेंट है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से साइड बार का कलर उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसने उसका कलर पकड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा पर्पल क्यों शो हो रहा है फिर, जो हेडर है, क्योंकि हेडर को हमने कहा था, हेडर को नहीं कहा था बल्कि जितने सेक्शंस हैं वो पर्पल होने चाहिए। तो हेडर के अंदर सेक्शन लगे हुए हैं दो, हेडर के अंदर सेक्शन है, कोलैप्स करते हैं, देखते हैं। एक सेक्शन ये, एक ये, देखिए ये दो सेक्शंस हैं हेडर के अंदर, हेडर के अंदर दो सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हेडर है, पर्पल था, तो हेडर पर्पल नहीं है बेसिकली, क्योंकि हेडर को तो हमने कहा ही नहीं कुछ, और हेडर तो सेक्शन भी नहीं है, तो हेडर पर्पल क्यों हो गया। तो हेडर बेसिकली पर्पल नहीं है, हेडर ट्रांसपेरेंट है। पर्पल कौन है जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो सेक्शंस पर्पल हैं, जिसने इसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ठीक हो गया। तो आपको जो हेडर पूरा का पूरा पर्पल नज़र आ रहा है,
वो इस वजह से नज़र आ रहा है। अब आप इसको फ्रंट से देखोगे, ये तो मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो कैसा नज़र आएगा कि ये एक हमारा एक पूरा रेड कलर का, ये हमारा पूरा रेड कलर का साइड बार है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ डिफाइन की है जी, साइड बार रेड कलर की है। अच्छा, साइड बार के अंदर अब क्या है, साइड बार के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक हेडर है, ठीक है, और एक फुटर है। ठीक हो गया, थोड़े थोड़े मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। एक हेडर है, एक फुटर है। हेडर का कोई कलर नहीं डिफाइंड, जिस वजह से वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और पर्पल कह रहा हूँ, जो फुटर का कोई कलर नहीं डिफाइंड, जिस वजह से वो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें क्या नज़र आ रहा है, साइड बार नज़र आ रही है। अच्छा, जो हेडर है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसका भी कोई कलर नहीं है, लेकिन वो पर्पल पर्पल नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हेडर के अंदर दो सेक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, वो दोनों सेक्शंस क्या हैं, CSS के असूल के हिसाब से, जो रूल है उसके हिसाब से वो पर्पल हैं, क्योंकि वो सेक्शंस हैं, सेक्शन के एलिमेंट हैं। ये देखें, सेक्शन के एलिमेंट जितने हैं वो पर्पल शो होना शुरू हो जाए, तो पर्पल शो हो रहे हैं। साइड बार स्पेसिफिकली रेड है। अच्छा जी, इसको हम पर्पल कर देते हैं, ठीक है, इस वजह से ये इसका फ्रंट बन गया। अब ऐसे, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि इन दो सेक्शंस के दरमियान गैप है, हेडिंग की वजह से। हेडिंग अपनी स्पेस बना रही है, इस वजह से दो सेक्शंस के दरमियान गैप है, और शक्ल कुछ इस तरह की निकली है कि रेड पर्पल रेड पर्पल, रेड पर्पल रेड पर्पल। अब आई होप ये समझ आई हो। आप इसको वीडियो को बार बार पीछे जाके देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आएगा मुझे तो बताइए कमेंट्स में, मैं आपको अलग से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से हैंडलिंग हुई है, ओके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो पूछ लेंगे। क्वेश्चन हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे पूछते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं पूछते, ये भी याद रखिएगा। वो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी निशानी ये कि वो सवाल पूछते हैं, ये इसकी वजह से वो इंटेलिजेंट होते हैं। जो चुप करके बैठे रहते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। तो इस क्लास में और दीगर जितनी पिछली क्लासेस में जो बच्चे बस चुप करके बैठे रहते हैं, समझ आ जाना एक दूसरी चीज़ है, और समझ ना आते हुए तब भी चुप रहना, वो बेवकूफ़ी है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जब मैंने कह दिया था कि सारी की सारी क्लासेस पर्पल हो जाएं, तो ये खाली साइड बार जो है, ये वाला सेक्शन है, ये पर्पल क्यों नहीं हुआ, ये रेड क्यों है? ये भी तो सेक्शन ही है ना। ये देखो यहाँ पे ये सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है। हेडर के अंदर दोनों सेक्शन पर्पल तो हो गए, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है साइड बार वाला, वो रेड ही है। इसकी क्या वजह है? मैं आपको टाइम देता हूँ, मुझे जल्दी से आंसर दें। आई एम वेटिंग। आंसर की वैलिडेशन मैं कमेंट्स में ही करूंगा, ओके। इसका आंसर ये है, जो बच्चे ये कहना चाह रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि साइड बार रेड इसलिए है क्योंकि हमने उसको कहा हुआ है कि वो रेड हो जाए, ठीक है। तो आपका आंसर दुरुस्त है, लेकिन अधूरा है। याद रखिएगा एक असूल, CSS के अंदर हम जितना प्रिसाइजली एड्रेस करेंगे एलिमेंट को, उसका वेटेज उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था सेक्शन पर्पल हो जाए, लेकिन ये जो सेक्शन साइड बार है ये पर्पल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका जो जिसे कहते हैं ना बात का वज़न, वो यहाँ पे ज़्यादा है। इसकी बात का वज़न ऐसे समझ लें, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हम एक असूल फॉलो कर रहे हैं। वो ये है
कि ये प्रिसाइजली एड्रेस्ड है। आईडी जो होता है यूनिक होता है। अगर हम किसी एलिमेंट को आईडी से कॉल करेंगे, आईडी से एड्रेस करेंगे, तो वो उसका जो हम जो रूल डिफाइन करेंगे वो वेटेज रखेगा बनिस्बत उसके जो आईडी से कॉल नहीं हुआ, जो प्रिसाइजली कॉल नहीं हुआ। तो ये आईडी को ज़हन में ना बिठा लीजिएगा कि आईडी से ही कॉल करना हर दफ़ा, हर चीज़ को आईडी दे के उसका बेड़ा गर्क कर दे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आईडी से किसी चीज़ को कॉल करें तो उसका वेटेज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम प्रिसाइजली एड्रेस करेंगे उसका वेटेज ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ को हम जनरली एड्रेस करेंगे उसका वेटेज कम होगा। इस चीज़ को कहीं लिख लें, याद कर लें। इसकी एग्जांपल आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर बार बार ये चीज़ रिपीट होगी कि वेटेज किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट को आपने प्रिसाइजली एड्रेस किया उसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं स्पेसिफिकली बाद में दूंगा कि ये हमारा पहला लेक्चर है, मैं आपको मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं डालना चाहता। मैं अब जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ सब चीज़ों को ताकि हम रैप अप करें। किसी भी एलिमेंट को कॉल किया जा सकता है। पहली बात, अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके नाम से कॉल करेंगे तो हमने उसको जनरली कॉल किया है, लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट को उसके आईडी से कॉल करेंगे तो वो स्पेसिफिकली कॉल किया है। ठीक है, तो हम क्या, पहली बात हमारी क्या साबित हुई कि CSS के अंदर हम एलिमेंट्स के नामों से उनको बुला सकते हैं, एलिमेंट्स की क्लासेस के नामों से बुला सकते हैं, एलिमेंट्स की आईडी के नाम से उनको बुलाया जा सकता है। इन सब को बुलाने के तरीके डिफरेंट हैं। एलिमेंट का नाम डायरेक्ट आ जाएगा, आईडी का नाम हैश के साथ आएगा, क्लास का नाम डॉट के साथ आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आज हमने ये सीखी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लासेस को, आईडीज़ को, एलिमेंट्स को रूल्स दे रहे हैं, अगर आप CSS के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं तो HTML का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। हायरार्की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आपको परफेक्टली आनी चाहिए। ठीक है, वगरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्लास सिंपल आप बैकग्राउंड कलर देख के, CSS का बिल्कुल बेसिक तरीन प्रॉपर्टी है ये, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था अभी पावर पॉइंट में ड्रॉ करके कि हायरार्की क्या होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि स्पेसिफिसिटी। क्लास, अगर हम CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्लास से कॉल कर रहे हैं, उसके टैग के साथ कॉल करें, आईडी के साथ कॉल करें, इन सब की जो स्पेसिफिसिटी लेवल है डिफरेंट है। जिसको हम जितना प्रिसाइजली कॉल करेंगे उसका जो रूल लगा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, वो ही अप्लाई होगा। अब ये जो तीन बातें हैं, ये जो आज का लेक्चर है, इन तीन बातों का क्रक्स है, सॉरी, ये तीन बातें आज के लेक्चर का क्रक्स है। ठीक है, तो ये तीन बातें और ये जो कोड है, ये सारी डायग्राम्स हैं, इन सबको एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर जज्ब करें। हम अब अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, CSS के रूल्स को अप्लाई करते हुए प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं वहाँ पे फिर क्लोज कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। महानूर, आपका क्वेश्चन था, आई विल ट्राई टू एड्रेस हेयर, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा लाइव। ओके, अच्छा, सर अगर हम हेडर और फुटर ना बनाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका स्पेसिफिकली रिलेटेड है HTML के साथ। ठीक है, ये बहुत पहले से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 हफ्ते तो हो गए हैं इस चीज़ को। ठीक है, 1 महीना पुराना ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अगर हम हेडर और फुटर ना बनाएं तो CSS को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये आपका ये जो हेडर और फुटर की चॉइस है हमने तकरीबन लेक्चर 3 और 4 में ली थी कि हमने हेडर और फुटर लगाना है।
यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि फुटर को कलर कैसे मिला, ये आपका क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो फुटर को कलर मैंने आपको बताया था कि हमने फुटर को कलर दिया ही नहीं कोड के हिसाब से। मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, ये वाली आप उसको देखिएगा। फुटर को हमने कलर ही नहीं दिया, फिर भी वो रेड शो हो रहा था। इस वजह से कि फुटर के नीचे, ठीक है, फुटर के नीचे एक साइड बार थी जो शो हो रही थी, उसने वहाँ से कलर उसको रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है फुटर, तो फुटर का तो कलर ही नहीं है। तो उसके नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है उस ट्रांसपेरेंट फुटर के नीचे, वो साइड बार थी, वो रेड थी, इस वजह से फुटर भी रेड हो गया था। तो ये आज के लेक्चर में हमने CSS में फुटर के हवाले से ये पढ़ा है। उमर कह रहे हैं कि जी सर हम बहुत स्लो जा रहे हैं, काइंडली वीक में 2-3 क्लासेस रख लें। अच्छा जी, 2-3 क्लासेस मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी पेड क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं बुकड हूँ। ये फ्री क्लास मुझे इसका भी बहुत मुश्किल से टाइम है, लेकिन आई कैन मैनेज इन फ्राइडे संडे कहीं भी एक दिन। इसी वजह से मैं शुरू में अनाउंसमेंट की थी कि मैं चूँकि बिज़ी बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, तो इस वजह से सैटरडे फ्राइडे या संडे में से कोई एक दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, वैसे लास्ट टाइम हमारी लास्ट वीक 2 क्लासें हुई थी जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, बाय द वे जो फुल स्पीड से चलना चाह रहा है, अपनी स्पीड से चलना चाह रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो स्लो ही चलना है। मैं किसी एक बच्चे या 2-4 बच्चों के हिसाब से तेज़ चलूँगा तो बाकी मिस हो जाएंगे। तो अगर कोई स्पीडी चलना चाहता है अपने पेस के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो वो पेड कोर्सेज में आ जाए, वहाँ पे उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं इसलिए पेड कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम एडवांस होंगे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्री कोर्सेज में हर तरीके से एड्रेस किया जाए, व्हाट्सएप से और लाइव चैट पे आके और लाइव इवन वीडियो में आके आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इवन कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, उनको मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल से समझाया था, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैं हर तरीके से आपको कर्टेल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक लिमिट है, मैं उससे बाहर नहीं जा पाऊँगा। ये प्रोग्राम जो है ये एस्टेक फोर्स की तरफ से है, इस कंपनी का है। ठीक है, मेरे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, मुझे उसको फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का मुझसे पूछ सकता है अभी। दिस इज़ द टाइम, आस्क मी नाउ, वरना आई एम क्लोजिंग इट विद इन 1 or 2 minutes. G, anyone with questions? I think there are no more questions. ठीक है जी, मैं इसको अब क्लोज कर रहा हूँ। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको बार बार आपने इस लेक्चर को देखना है, पिछली सारी वीडियोस बार बार देखें, इसका